नमस्कार दोस्तों, 17 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ है। पहली न्यूज़, गवर्नमेंट डिसमिसेस स्नूपिंग चार्जेस। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। किससे जवाब मांगा है? तो भाई सरकार से जवाब मांगा है कि अपोजिशन पूछ रहा है, इतने सारे लोग पेटिशंस फाइल कर रहे हैं कि पेगासस स्नूपिंग में क्या हुआ, तो आप जवाब दो। अब यहाँ पे जवाब आया है। जवाब में सरकार ने क्या बोला है कि ये जो स्नूपिंग यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर का जो इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, ये कंजेक्चर है या सरमाइस है। क्या मतलब होता है इनका? तो एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कथन जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते लेकिन बस आप मान रहे हो कि सच है। तो ओवरऑल पेगासस स्पाईवेयर स्नूपिंग करी सरकार ने, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते सही है, आप बस मान रहे हो कि ये सच है। ये सच नहीं है। उसके बाद सरकार बोलती है कि ठीक है, अगर आप हमारी बात पे भरोसा नहीं करते तो हम एक काम करते हैं, हम एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बना देते हैं और ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर बहस करेगी कि क्या सच में पेगासस के बेसिस पे स्नूपिंग हुई है या नहीं हुई है। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब ये जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, अब आप बोलोगे सरकार की तरफ से जवाब कौन दे रहा था? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दे रहे थे। अटॉर्नी जनरल होते हैं और अटॉर्नी जनरल के अंदर बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर केस में अगर अटॉर्नी जनरल सीधे सीधे जाके सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो वो सॉलिसिटर जनरल से बोल सकते हैं कि आप जाके पॉइंट दे दो। तो यहाँ पे जो पेटिशनर्स थे जो कि सरकार के ऊपर पेगासस को लेकर स्नूपिंग के चार्जेस लगा रहे हैं, ये पेटिशनर सरकार के रिस्पॉन्स से कुछ नहीं है। इन पेटिशनर्स का ये बोलना है कि भैया इतना सिंपल जवाब आप नहीं दे सकते। पेटिशनर्स पूछ रहे हैं कि हमको क्लियर टर्म्स में आप ये बताइए कि आपने पेगासस को इस्तेमाल किया है या पेगासस को इस्तेमाल नहीं किया। अब वैसे तो जो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जवाब दे रहे हैं, तो इस जवाब के आधार पर तो यही समझ में आ रहा है कि सरकार ये बोल रही है कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो पेटिशनर से वो पूछ रहे हैं कि आप प्रूव करिए कि आपने इस्तेमाल नहीं किया। अब जब बात आती है प्रूव करने की कि आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको फिर एजेंसीज के काम में घुसना पड़ेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब तरीके की एजेंसी के काम में घुसना पड़ेगा किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। अगर स्नूपिंग करेगी तो कौन करेगा? इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इस प्रकार की एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी को देख रही हैं। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? तो यही बोलना है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कि भाई इस प्रकार की चीजों के ऊपर अगर आप डिस्कशन करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस इसको प्रूव करने के चक्कर में सारे सीक्रेट्स आपको बताने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने बोली है। मिस्टर कपिल सिब्बल ने क्या बोला? मिस्टर कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल के जवाब को 5 पॉइंट्स पे इग्नोर किया। मिस्टर कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि पहली बात, जवाब आया है मीटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन की तरफ से, जबकि जवाब आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, चूंकि जितने भी सर्वेलेंस होते हैं अंडर वेरियस लॉ वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑथराइज करता है। तो जवाब भी एमएचए देना चाहिए, मीटिंग में जवाब दे रही। दूसरा, यहाँ पे सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने जो जवाब दिया है उस जवाब में कहीं पे भी ये बात क्लियरली नहीं बोली गई है कि पेगासस को उन्होंने इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल नहीं किया। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमको बताओ आपने इस्तेमाल किया है नहीं किया। सरकार बोल रही नहीं किया, तो अब अपोजिशन पूछेगा कि भाई क्यों नहीं किया, प्रूव करो। अभी प्रूव करने के लिए तो एनआईए, आईबी और रॉ सबके डॉक्यूमेंट्स खंगालने पड़ेंगे, फिर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। तो चीजें इतनी आसान नहीं जितनी देखने में लग रही है। प्लस यहाँ पे सरकार को कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि अगर हमारी पेटिशन उन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं है तो वो थोड़ा और समय ले लें, थोड़ा और पढ़ लें और फिर उनके ऊपर जवाब दे दें। ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल कपिल सिब्बल कह रहे हैं। फिर कपिल सिब्बल साहब ने यह भी बोला कि हम आपसे बोल ही नहीं रहे कि आप कमेटी एक्सपर्ट्स बनाओ, क्योंकि अगर आपने पेगासस इस्तेमाल किया है तो आप कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बना भी दोगे तो वो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स यही बोलेगी कि आपने पेगासस इस्तेमाल नहीं किया। हमें तो बस ये बता दो कि आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया भी है तो भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, तो प्रूव करो, तो सारे रिकॉर्ड्स खंगालो। वो सरकार दे नहीं सकती क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। ठीक है, ये जो तुषार मेहता साहब हैं सॉलिसिटर जनरल, ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो कमेटी बनाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम आपको इस बात का भरोसा दिखा सके। दिस इज अ बोनाफाइड गेस्चर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम कमेटी बना के आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि हमने भाई इस पेगासस को इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हम बोलेंगे हमने नहीं किया है तो आप मानोगे नहीं। अच्छा, पेगासस को लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा है। फ्रांस में भी एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। इसराइल ने एनएसओ ग्रुप के ऑफिस में रेड की, ठीक है, और यूएस
कोर्ट्स भी इस केस को देख रहे हैं। अच्छा, एनएसओ ग्रुप को क्यों रोड की? क्योंकि इसी एनएसओ ग्रुप ने पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को बनाया। हालांकि देखिए, अगर एनएसओ ग्रुप ने पेगासस बना के बेचा है तो इजराइल की सरकार को पक्का पता होगा। तो ये जो रेड वगैरह की जा रही है, अगर सरकारें इन्वॉल्व हैं तो देखिए कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए जनता को बहुत कुछ किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में चीजें काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर तक अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। डेली बेसिस पे आपके लिए स्टैटिक करंट अफेयर सबकी वीडियो आती है। तो थ्रू दिस यू कैन हेल्प मी इन बीइंग सस्टेनेबल इन दिस ओशन। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, मैं किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना ही किसी ऑनलाइन कोचिंग का साथ एसोसिएटेड हूँ जहाँ पे पेड बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। तो सब चीज़ें फ्री हैं, तो आप सस्टेनेबल रखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। नेक्स्ट, अच्छा, harshitdivedi.com पे डेली बेसिस पे जाके करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है भाई? तो ये हैं आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, न्यू दिल्ली। तो नेशनल जीन बैंक बनाया गया इंडिया का, दुनिया का दूसरे नंबर का स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक है। और ये एक बायो डिपोजिटरीज है। क्या होते हैं जीन बैंक? एक बायो रिपोजिटरीज होते हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है। वो जेनेटिक मटेरियल प्लांट का भी हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल एनिमल का भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार से इनको स्टोर किया जाता है। जैसे प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी इन विट्रो स्टोरेज होगी। प्लांट्स की कटिंग को, उनके जीन्स को फ्रीज करके रख दिया जाएगा फ्रीजर में ताकि वो प्रिजर्व रहे। अगर नेशनल जीन बैंक की बात की जाए तो उसको इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था 1996 में, टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो क्या हुआ, मान लो कोई प्लांट आपका एक्सटिंक्ट हो रहा है, अभी प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहा है, कुछ दिन में वो खत्म हो जाएगा, तो उसके खत्म होने से पहले उसके कुछ जीन्स को उठा के नेशनल जीन बैंक में स्टोर कर लेते हैं। तो कल की डेट में मान लो प्लांट एक्सटिंक्ट हो भी जाता है, खत्म हो भी जाता है, तो उसके बाद भी उसका जीन हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उसको फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या उसके अच्छे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके आप कह सकते हो बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू, जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी दूसरे प्लांट को भी दे सकते हैं। फिर आगे बात की जाए, फिर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 4.52 लाख एक्सेशंस, मतलब इस प्रकार के जीन सैंपल्स को सिक्योर करके रखा है, जिसमें से 2.7 लाख इंडिया के जर्म प्लांट्स में और बाकी जर्म प्लाज्म बाकी कंट्री से इंपोर्ट किए गए। आप समझना चाहिए कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो देखिए, जर्म प्लाज्म होते हैं लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज, जैसे सीड्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं प्लांट्स के, एनिमल टिश्यूज हो सकते हैं। तो एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग के लिए ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत सारे प्लांट सीड्स को, प्लांट टिश्यूज को, एनिमल टिश्यूज को, एनिमल ऑर्गन्स को सिक्योर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इसी को आप बोलते हो जर्म प्लाज्म। ये जर्म प्लाज्म में वाइल्ड स्पेशीज टू एलीट स्पेशीज, डोमेस्टिक ब्रीडिंग लाइंस, मतलब कुल मिला के ओवरऑल आप देखो तो जो हाईएस्ट लेवल की एलीट ब्रीड्स होती हैं अलग अलग जानवरों की, अलग अलग प्लांट्स की, उनको सिक्योर करके एक सेंट्रलाइज लेबोरेटरी में रख लिया जाता है। इसी को आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हो। तो ऐसे 4.52 लाख जर्म प्लाज्म कलेक्शन है इंडिया के पास, जिसमें से 2.7 लाख इंडिया के हैं और बाकी इंडिया ने बाकी कंट्रियों से इंपोर्ट किए। ओवरऑल आप देखो तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को एक्स सीटू और इन सीटू दोनों तरीके से करने की कोशिश कर रही है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो आप बोलोगे एक्स सीटो क्या होता है, आप बोलोगे इन सीटो क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आप किसी टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल इन्वायरमेंटल माहौल है जहां पे एक स्पेशी को आप नेचुरली प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर उस स्पेशी को उठा के आप जू में रख देते हो या किसी बायोलॉजिकल लैब के किसी बड़े से आर्टिफिशियल मेड कंपाउंड में रखते हो और वहां उसको बचाते हो, तो फिर वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। तो किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे अगर कोई स्पेशी नेचुरली एग्जिस्ट करती है वहीं पे आप उसको कंजर्व कर रहे हो तो इन सीटू, और उसको बाहर ले जाके आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में कंजर्व कर रहे हो तो एक्स सीटू। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ई टेक्नोलॉजी मिशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर नागालैंड असेंबली की बात की जाए तो अब नागालैंड असेंबली में कोई भी अपोजिशन नहीं है। देखिए, सरकार नागालैंड के साथ बात करके इस स्टेट का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा इसको सेट करने की कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। ओवरऑल नागा
इंसर्जेंसी में क्या हुआ है इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM इसाक मुवैया का क्या रोल है, नागा पीस अकॉर्ड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बैकग्राउंड आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। अब देखिए, नागा की पॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुवैया फैक्शन, ठीक है भाई। और एक है खापलांग ग्रुप, खापलांग ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इसाक मुवैया लीगल है, लीगली ऑपरेट करता है और इसके लीडर्स के साथ भारत सरकार नेगोशिएट कर रही है। तो ये जो इसाक मुवैया ग्रुप है, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारा लोकल अपोजिशन था। तो एक अपोजिशन पार्टी थी आपकी नागालैंड में, जिसका नाम था नागा पीपल फ्रंट। अब हुआ यहाँ पे ये है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर नेफू रियू के अंदर नागा पीपल फ्रंट, जो कि स्टेट की अपोजिशन पार्टी थी, वो रूलिंग कॉलिशन के साथ मिल गया है और अब वर्चुअली लिटरली नागालैंड की असेंबली में कोई भी अपोजिशन बचा नहीं है। नागालैंड की असेंबली की बात की जाए तो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी 59, वैसे तो टोटल स्ट्रेंथ थी, एक MLA की डेथ हो गई तो अभी के लिए 59 मेंबर्स है, ठीक है। अब अगर आप अपोजिशन पार्टी की बात करो नागा पीपल फ्रंट, तो अपोजिशन पार्टी नागा पीपल फ्रंट में 25 सीटें जीती थी 2018 असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन इनके 7 MLAs को सस्पेंड कर दिया गया था जब इन्होंने ज्वाइन किया था नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अब आप बोलोगे नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी क्या है, तो ये रूलिंग कॉलिशन है। तो ये जो रूलिंग कॉलिशन है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसके पास पहले भी अपोजिशन के कुछ मेंबर्स गए थे, अब पूरा का पूरा अपोजिशन इनकी तरफ आ गया। तो अब आप देखोगे कि नागालैंड में सरकार के सपोर्ट में सब है। तो एक पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट जो है NDPP का, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसको 2 इंडिपेंडेंट भी सपोर्ट दे रहे हैं। अब नागा पीपल फ्रंट के सारे मेंबर्स भी इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल अब नागालैंड की असेंबली में कोई भी अपोजिशन नहीं बचा। अब इसका फायदा क्या? फायदा ये कि नागालैंड का एक पॉलिटिकल इशू है। नागालैंड के लोग बहुत सारी ऑटोनॉमी चाहते हैं, वो ओवरऑल पूरा नागा जोन मिलाना चाहते हैं, लेकिन हम नागा जोन के लिए आपको आसपास के आसाम और मणिपुर के इलाकों में घुसना पड़ेगा, थोड़ा बहुत म्यांमार में घुसना पड़ेगा, वो देखिए लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो नागा के जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं, जब तक वो मिल के भारत सरकार के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक हम नागा पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए अब चूंकि नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी अपोजिशन नहीं है, सब रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे इफेक्टिवली नागा के पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब तक आपस में ही लड़ाई हो रही थी कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अब नागालैंड की जो सरकार है उसमें सब अब मिल गए हैं, सब कंबाइन हो गए, तो अब कॉम्बिनेशन के साथ जब नेगोशिएशंस होंगे तो जल्दी फ्रूटफुल डिसीजंस आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक मैं याद रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो नागा इंसर्जेंसी मेरे नाम हर्षित देदी के साथ सर्च मार देंगे, आपको तब भी मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं राइस अंडर ऑल स्कीम टू बी फोर्टिफाइड बाय 2024। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है आप इसको पढ़ लो। Malnutrition and lack of essential nutrients in poor women and poor children poses major obstacles in their development. In view of this, it has been decided that the government will fortify the rice. मतलब मोदी जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं खाने से रिलेटेड, जिसमें राइस बांटा जाता है लोगों को, तो उन सब स्कीमों में जो भी राइस बांटा जा रहा है, हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चल रही है जहाँ पे बच्चों को चावल खाने में दिया जाता है, अब फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। और ये कब तक किया जाएगा? 2024 तक। तो 2024 तक गवर्नमेंट स्कीमों के अंदर जो भी राइस लोगों को बांटा जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा। अब आप बोलोगे फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या? तो इट इज अ सिंपलेस्ट एंड सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज दैट एड्रेस द चैलेंज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। लोगों के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इनको सॉल्व करने के लिए राइस या फिर कह लीजिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाएगा? तो पहले तो एक पाउडर बनाया जाएगा, उस पाउडर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ए, जिंक, ये सब होंगे। फिर मिनरल और भी जो भी मिनरल्स हैं, इनको मिला के एक पाउडर बनाया जाएगा। फिर उस पाउडर को राइस के दाने के ऊपर छिड़क दिया जाएगा और फिर उस राइस के दाने को मिला दिया जाएगा। तो क्या होगा? वो पाउडर राइस के दाने से चिपक जाएगा। तो जब आप राइस खाओगे तो आप वो पाउडर भी खा लोगे और पाउडर काफी न्यूट्रिशियस होता है। एक तो ये तरीका हो गया राइस फोर्टिफिकेशन का। एक और तरीका है यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन का। दूसरा तरीका क्या है? तो आप एक काम करो कि ये जो पाउडर होता है ना, विटामिन का, मिनरल का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का,
इसको आप राइस लाइक ग्रेन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करो। राइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, चावल के दाने आपने देखे होंगे, तो इसी प्रकार से इस न्यूट्रिएंट्स के दाने भी आप बना लो और फिर इन न्यूट्रिएंट के दानों को आप राइस के साथ 1:50 रेशियो में या फिर 1:200 रेशियो में, इस रेशियो में जोड़ दो। मतलब आइडियल रेशियो था 1:100, मतलब 100 दाने अगर चावल के तो एक दाना उस माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर से बने हुए चावल का। तो इससे क्या होगा कि जब लोग खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके शरीर में वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो जाएंगे, और इसी को आप फोर्टिफिकेशन बोलते हो राइस का। मतलब राइस की ओवरऑल न्यूट्रिएंट क्वालिटी को आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि इंडिया में लार्जेस्ट बर्डन है आयरन एफिशिएंसी का, आयरन डेफिशिएंसी का और एनीमिया का। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया। लगभग 59% बच्चे एंड 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ये एनेमिक है इंडिया के अंदर। चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन 15% ऑफ द इंडिया टोटल डिजीज बर्डन है। तो अभी इन सब डिजीज के नाम पे ही आप ये सारा काम कर रहे हो कि भाई आप फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, राइस फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। और अगर आप राइस फोर्टिफिकेशन करते हो तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और जनरल स्टडीज पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट प्लान, एक ये वाली जो न्यूज है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी है हमारे मोदी साहब ने, उसमें इसके बारे में बात की गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस किया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये गति शक्ति प्लान क्या करेगा, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉम्पीट कर सके, इस बात को हमारे देश में इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। आगे आने वाले समय में और बहुत से फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। अब आप बोलोगे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन क्या है, तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं कुछ कुछ इस प्रकार की चीज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो ये एक प्रकार का इलाका होता है जिसको बिजनेस फ्रेंडली करने के लिए बनाया गया है। तो उस इलाका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी आईटी फील्ड का हो सकता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल फील्ड का हो सकता है, बल्क ड्रग का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आईटी फील्ड का एक एसईजेड है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा हार्डवेयर, सारा सॉफ्टवेयर सब कुछ होगा। किसी एक कंपनी को अगर अपना धंधा खोलना है तो वो एसईजेड में आए, सीधे इन्वेस्टमेंट करे और ओवरऑल उसको वहाँ पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। एसईजेड में कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल एसईजेड में बिजनेस खोलने के अपने खुद के कुछ फायदे होते हैं। इसलिए बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी एसईजेड में बिजनेस खोलते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है एसईजेड में बिजनेस खोलने के लिए। ठीक है भाई, तो इस गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में और एसईजेड आगे खोलने की बात की जा सकती है। अगर आप बात करो तो इंडिया का पहला फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ खुला था, कांडला गुजरात में 1965 में। फिर 2000 में एसईजेड्स बनाने, अच्छा ये पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, एसईजेड बनाने सरकार ने शुरू किए 2000 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। हालांकि जो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था कांडला गुजरात का, ये भी आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही, मतलब एसईजेड की तरह ही काम करता था, थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास हुआ 2005 में, एसईजेड के रूल्स आए 2006 में। अब तक 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नोटिफाई हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें 265 काम कर रहे हैं। 64% एसईजेड्स हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, हाउ फ्यूल सेल वर्क्स। इन फैक्ट हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड ये जो हाइड्रोजन है ना, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो देखो आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मदद देंगी। जैसे हाइड्रोजन से रिलेटेड जो पहली वीडियो है व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल, इसका तो मैंने आपको वहां रेफरेंस दे दिया है। लेकिन कैन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बीट हाइड्रोकार्बन्स एंड आईसी इंजन्स, ये एक वीडियो मैंने बना रखी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड। फिर इंडिया का जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, ये वाली वीडियो। फिर एक यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनी है और स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट वीडियोस हैं, इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के पूरे आसार हैं। हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल फ्यूचर फ्यूल है, तो इसका इस्तेमाल सरकार बहुत प्रोएक्टिवली प्रमोट कर रही है। इसलिए हमें भी जरूरत है कि हम पूरी तरीके से इसको पढ़ के जाएं एग्जामों में। तो मोदी जी ने भाई नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया 15 अगस्त 2021 को लाल किला से। 75th इंडिपेंडेंस तो नहीं, 74th इंडिपेंडेंस डे, इन अ रन अप टू आप कह सकते हो 75th इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है,
तो भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जाती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। हाइड्रोजन को जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर का एक पोटेंशियल फ्यूल माना जाता है, तो सरकार लो कार्बन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बजट 2021 में ऑलरेडी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की जा चुकी है। मतलब ये हाइड्रोजन को एक ग्रीन पावर सोर्स यहाँ पे समझा जा रहा है, इसको जलाने से ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, ये सब क्या है इसके बारे में मैंने जो वीडियो रेफरेंसेस दिए हैं मैंने आपको बताया। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसका प्रैक्टिकल प्रयोग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जहाँ पे 50 बसेस में ब्लेंडेड हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने की बात की गई CH4 सीएनजी के साथ। तो कंप्रेस सीएनजी भी आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपको पता है, बट इस सीएनजी में कुछ हद तक आप हाइड्रोजन मिला दो और फिर गाड़ियां चलाओ। तो ब्लेंडेड हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। हाइड्रोजन काफी अबेंडेंट है नेचर में, इसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना भाई, हाइड्रोकार्बन्स में पाए जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक बहुत पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है। तो इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम पॉल्यूशन फ्री एनर्जी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंबशन इंजन की बात करो तो वहां पे अगर आप कोई प्रोडक्ट जलाओगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगे, सल्फर ऑक्साइड्स निकलेंगे, लेकिन जब आप हाइड्रोजन फ्यूल जलाओगे तो केवल एक बायो प्रोडक्ट होगा, वो होगा वाटर। हीट भी एक बायो प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बायो प्रोडक्ट बहुत डेंजरस नहीं है। समझ के बात को। फिर ये बोला जा रहा है 1 किलो हाइड्रोजन 1 किलो गैसोलीन से 3 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करती है और बायो प्रोडक्ट के नाम पे केवल पानी पैदा करती है। तो आप बोलोगे जब इतना ज्यादा एफिशिएंट है तो भाई हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों दूसरी ये गैसोलीन पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि इसको इवॉल्व करने की टेक्नोलॉजी अभी चालू है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ये सब मैंने आपको बता रखा है। पहली बात तो हाइड्रोजन को बनाने, यूजेबल फॉर्म में हाइड्रोजन बनाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करते हैं, रेफरेंस वीडियो आप देख लीजिए। तो ये जो आपके सामने पेट्रोल डीजल है बहुत यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत आराम से हम यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी में इवॉल्व कर चुके हैं। बट हाइड्रोजन को यूज करने की टेक्नोलॉजी के ऊपर शोध केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है। जीएस पेपर 3 या 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई 3 नए बालसम नाम की स्पेशीज मिली हैं, वाइल्ड बालसम की 3 नई स्पेशीज मिली हैं और इनका किसके नाम पे रखा गया है? तो एक को रखा गया चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड कम्युनिस्ट वेटरन ऑफ केरला वीएस अच्युंथनानंदन के नाम पे, और एक फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा। के शैलजा जो केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनकी काफी तारीफ की गई थी कोरोना के पैंडेमिक के समय पे। बहुत आश्चर्य हुआ था केरला के लोगों को और इनफैक्ट सबको जो भी केरला की पॉलिटिक्स को थोड़ा भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब रिसेंटली पिनराई विजयन साहब ने नई सरकार बनाई केरला में और अपना कैबिनेट बनाया, उसमें के शैलजा को जगह नहीं मिली, काफी अपोजिशन हुआ था इस बात का। इनफैक्ट पिनराई विजयन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो जितने भी पुराने दिग्गज पार्टी मेंबर्स हैं उनको हटा रहे हैं और यंग पार्टी मेंबर्स को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पकड़ को, अपनी डिक्टेटरशिप को स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो के शैलजा को वहां पे कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, एमएलए तो ये है ही केरला में। लेकिन अभी के लिए के शैलजा को और वीएस अच्युंथनानंदन को यहाँ पे ऑनर किया गया है। 3 वाइल्ड बाइसन की जो स्पेशीज मिली है केरला में वो इन 2 के नाम पे रखी गई है और एक स्पेशी किसके नाम पे रखी गई है? तो एक स्पेशी रखी गई है एक स्पेशी रखी गई है मैथ्यू डैन के नाम पे। मैथ्यू डैन कौन है? तो ये साइंटिस्ट और हेड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम। ठीक है भाई। तो ये जो मैथ्यू डैन के नाम पे स्पेशीज, इसका नाम है इम्पेशियंस डेनी, ये मुन्नार इदुकी में मिली है। फिर अगर आप बात करो शैलजा जी के नाम पे स्पेशी है तो उसका नाम रखा गया इम्पेशियंस सैलाजी, ठीक है भाई। और अच्युंथानंदन के नाम पे जो स्पेशी का नाम रखा गया है उसका नाम है इम्पेशियंस अच्युंथानंदनी। गॉट इट भाई। तो ओवरऑल इन 3 दिग्गजों के नाम पे यहाँ पे 3 वाइल्ड बालसम स्पेशी के नाम रखे गए। अब ये जो वाइल्ड बालसम स्पेशी है इसको आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हो। आईयूसीएन के क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको ये वाइल्ड बालसम। 1200 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। एक ग्लैब्रस स्मूथ हर्ब है, स्ट्रैगलिंग है, बाकियों से थोड़ा धीमे ग्रो करता है। स्ट्रैगलिंग मतलब बाकियों से थोड़ा धीमे ग्रो करना, ग्लैब्रस मतलब स्मूथ, ठीक है। ओवरऑल 1 किलोमीटर के इलाके में 3 से 4 ही मिलते हैं ये। वाइल्ड एलिफेंट्स और लैंडस्लाइड से इनको काफी खतरा है। अगर इम्पेशियंस डेनी की बात करो तो ये 10 से 20 सेंटीमीटर टॉल प्लांट है, एक व्हाइट फ्लावर है, येलो ब्लॉच है इसकी थ्रोट पे, ट्यूबरोसो नाम के सेक्शन को ये बिलोंग करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इस न्यूज के बारे में तो काफी बात कर ही चुके हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है,
काबुल में पैनिक का माहौल है। 20 साल पुराना जो डेमोक्रेटिक रूल था अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है। अशरफ घनी यहाँ पे भाग चुके हैं। तालिबान ने बोला है कि अफगानियों को डरने की जरूरत नहीं है, उन अफगानियों को भी डरने की जरूरत नहीं जिन्होंने यूएस या फिर नाटो फोर्सेस की मदद की है, पर तब भी लोग घबरा रहे हैं और भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पे कुछ अलग सीन है। यूएस गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर कर रखा है, लेकिन फिर भी काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ भीड़ लग गई है। आर्मी लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रही है। बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे रद्द हो गई हैं। क्यों रद्द हो गई हैं? क्योंकि इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लग रहा है कि एक बार अगर हम लैंड कर जाएंगे तो लोग हमको वापस नहीं उड़ने देंगे। ओवरऑल केओस मचा हुआ है, थ्रेट ऑफ लूटर्स है। जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस उन्होंने फ्लाइट इसलिए रद्द की है, उनको तालिबान से ज्यादा इस बात का डर लग रहा है कि लोग घुसाएंगे, लूटा पार्टी करेंगे, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें यहाँ पे हैं। प्लस ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 65 नेशंस के साथ मिलकर तालिबान को अर्ज कहा है कि भाई लोगों को जाने दो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अब्यूजेस की। चाइना ने यहाँ पे ओपन सपोर्ट दिखाया तालिबान के लिए। चाइना ने बोला कि हम फ्रेंडली रिलेशंस के लिए तैयार हैं। रशिया के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के, ये भी तालिबान से मिलने का प्लान बना रहे हैं और नियर फ्यूचर के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेक्ट एंड पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूज आपको काम आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है। 8 इंपॉर्टेंट न्यूज थी, 8 की 8 न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।